जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रबल चौरसिया और मैं भी आप लोगों की तरह एक एमबीपीएस एस्पिरेंट हूँ। ना तो मैं कोई टीचर हूँ ना ही मेंटर हूँ, बस पढ़ते पढ़ते मुझे जो चीजें समझ में आती हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ ताकि इससे आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके, क्योंकि मुझे ये चीजें पर्सनली बताऊं तो बहुत हेल्प करती हैं। तो यदि बात करें यूनिट 6 की, तो यूनिट 6 में है आपका एमपी और इंडिया की इकोनॉमी प्रीलिम्स में। तो जब भी इस यूनिट की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन दिमाग में आता है कि कहां से पढ़े। इसी में एक बुक है प्रारंभिक परीक्षा दर्पण निर्माण की यूनिट 6, जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस है। आज मैं इसी का ऑनेस्ट रिव्यू करने वाला हूँ और साथ साथ में इसकी डिकोडिंग करने वाला हूँ और मैं ये बताने वाला हूँ क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। सबसे पहले जब मैं मार्केट से इस बुक को परचेज करके लाया तो बुक देखने में मुझे बहुत ज्यादा मोटी लगी। साथ ही साथ जब मैंने इसके ब्लैक एंड व्हाइट पेजेस को देखे तो पेजेस की क्वालिटी मुझे उतनी कुछ खास नहीं लगी जितनी बाकी बुक्स की रहती हैं। मुझे बाकी नॉर्मल जैसे रेफरेंस बुक रहती है ना, मुझे उस रेफरेंस बुक जैसी ये बुक लगी। इसके बाद मुझे पढ़ते पढ़ते थोड़ी बोरिंग लगा, मुझे लगा कि बहुत ज्यादा डेटा है। उसके बाद मैंने कुछ दिनों के लिए सच बताऊं इसको बंद करके रख दिया क्योंकि पढ़ नहीं पा रहा था। फिर मैंने देखा आर्थिक परिदृश्य में लगभग 300 पेज, इंडिया का अलग पढ़ो एमपी का अलग पढ़ो। तो मैंने कहा कुछ नहीं होता भाई, इसी से पढ़ते हैं। यकीन मानिए जब मैंने इस बुक को पढ़ा ना तो मुझे ये चीज समझ में आई कि जो यूनिट 6 है अपने आप में भाई संपूर्णता धारित करती है। क्यों? क्योंकि जितने भी आर्थिक परिदृश्य थे, आर्थिक सर्वेक्षण था, उन सबका डेटा तो उसमें ऑलरेडी मिला है। यदि मैं उससे भी पढ़ूंगा तो उसमें भी मुझे फिल्टर करने की जरूरत पड़ेगी और ये तो मुझे प्रिंट आउट मिल गया ना एक तरीके से, तो मुझे इसमें भी फिल्टर करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसमें फिल्ट्रेशन बहुत कम है क्योंकि इसमें इंडिया एमपी का ऑलरेडी बहुत हद तक फिल्टर करके दे दिया गया है और जो डेटा थोड़ी ज्यादा दे दिया गया उसको मैं भी फिल्टर करवा देता हूँ आप लोगों को। अब फिल्टर करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले एक पेज रख लेना, उसमें मैं बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो इंपॉर्टेंट चीज आप नोट कर लेना। साथ साथ ये बुक की हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए कि जब तक बुक की हार्ड कॉपी नहीं होगी आपके पास तब तक आप कैसे भाई टिक करोगे। आपको कौन सा समझ में आएगा कि इंडेक्स में कौन सा चैप्टर है। मुझे खुद इंडेक्स याद नहीं रहता, आपको कैसे याद रहेगा। सबसे पहले एक काम करें, इंडेक्स ओपन कर लीजिए। इंडेक्स ओपन करने के साथ साथ एक ब्लैंक पेपर ले लीजिए। अब बात करते हैं चैप्टर्स की, तो किसमें क्या पढ़ना है वो बता देता हूँ आपको मैं। सबसे पहले इसके रेशियो बता देता हूँ। जब मैंने ये बुक पढ़ी तो मुझे समझ में आया टोटल 1200 क्वेश्चन है। अब 1200 समथिंग क्वेश्चन है, मतलब 12 यूनिट वाइज टेस्ट मान के चलिए, और 12 यूनिट वाइज टेस्ट है और ये मान के चलिए एक हद तक आपकी ये समझ विकसित कर देगा कि आपको इकोनॉमी में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। सबसे पहले जब आप कोई भी निर्माण की चैप्टर उठाते हैं, निर्माण की बुक आपको उल्टी पढ़ना चाहिए। कैसा उल्टा पढ़ना चाहिए? सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए ऑब्जेक्टिव के बाद पढ़ना चाहिए आपको टेबल, और टेबल के बाद आपको पढ़ना चाहिए डेटा। यदि आपके पास डेटा पढ़ने का टाइम ना हो तो आप पहले ऑब्जेक्टिव पढ़िए, ऑब्जेक्टिव के साथ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य और टेबल पढ़िए। और इसके बाद यदि आर्थिक परिदृश्य का स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन है जिसमें आर्थिक परिदृश्य के बारे में दिया गया है, सिर्फ एक पेज समथिंग का, 1 या 2 पेज में रहता है आर्थिक परिदृश्य का डेटा, सब जितना मैंने एवरेज नोटिस किया है उसको पढ़ना है। स्टार्टिंग 2 पेज पढ़ना है, टेबल्स पढ़नी है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ने हैं, ऑब्जेक्टिव लगाने। इसको उल्टा कर दीजिए, पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, फिर टेबल पढ़ना है, फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ने हैं और फिर आर्थिक परिदृश्य पढ़ना है। इसको आप इस तरीके से पहले निर्माण की बुक को पढ़ेंगे। रेशियो की बात करूं, 70-30 का रेशियो है। 70% इसमें कंटेंट दिया गया है, 30% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम उनके चैप्टर्स की। टोटल 22 चैप्टर्स हैं, पेजेस 333 हैं, जिसमें से 80 से 100 पेजेस के बीच में मुझे एवरेज नहीं पता, 80 से 100 पेजेस के बीच में तो इसके ऑब्जेक्टिव होंगे। बचेंगे आपके 240 समथिंग पेज। 240 में यदि एमपी की इकोनॉमी और इंडिया की इकोनॉमी का यदि पूरा डेटा मिल रहा है तो भाई सही बुक है। आज ऐसे इसको आप बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। वही कुछ बुक में ऐसा रहेगा एकदम शॉर्ट में दे दिया गया है। जैसे मैं यदि बात करूं आईपीआर की, तो आईपीआर का जब मैंने चैप्टर खोला तो उसमें बहुत हद तक तो डेफिनेशन थी। डेफिनेशन कैसी थी? आईपीआर क्या है, आईपीआर के बाद डेफिनेशन ये थी कि जीआई टैक्स क्या होते हैं, जीआई टैक्स कॉपीराइट क्या कहलाता है, पेटेंट क्या कहलाता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या कहलाती है। सबकी तो डेफिनेशन मिल जाएगी। यदि आपको डेफिनेशन पता है तो आपको वो चीजें स्किप कर देनी है, यदि वो चीजें नहीं पता तो डेफिनेशन पढ़ लेनी है। क्योंकि डेफिनेशन पढ़ोगे तब तो समझ में आएगा जीआई टैग क्यों दिए जाते हैं और कहाँ पे दिए जाते हैं, किससे दिए जाते हैं, कितने साल के लिए वैलिड रहते हैं। तो एक तरीके से यदि इस बुक की बात करें तो ये बुक अपने आप में संपूर्णता धारित करती है। यदि आपको बुक पढ़ने की स्ट्रेटजी आती है, आपको बुक पढ़ते आता है, देखो रीड करना एक चीज कहलाती है। रीड और पढ़ना तो वास्तविकता में यदि हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन है, लेकिन अच्छे पढ़ना और समझने में अंतर हो जाता है। कैसा कि आपने रीड किया, फिर आपने समझना है कि आपको क्या पढ़ना है। आप वो पढ़ लिए, पढ़ के निकल गए, कोई मतलब नहीं। आप चीजों को समझ लो, उसके बाद पढ़ो, चीजें आपको आसानी से याद होंगी। लेकिन इसमें मेरी जो स्ट्रेटजी रहेगी, ये स्ट्रेटजी रहेगी कि मैं 10 दिन में ये बुक आपकी पहले एक बार रीडिंग करवा दूंगा और 25 दिन में लगभग उस स्ट्रेटजी से यदि आप फॉलो करेंगे तो 25 दिन में 5 बार रीड मार लेंगे
ऑब्जेक्टिव भी लगा लेंगे। जब ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे तो यकीन मानिए बहुत हद तक आपकी प्रिपरेशन तो हो ही जाएगी। बात करते हैं चैप्टर 1 की, मध्य प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य में। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लगा लेना। ऑब्जेक्टिव लगा लेने के बाद जो देश में प्रथम है, जो एकदम इंपॉर्टेंट टेबल दिया गया है, उसको पढ़ लेना और साथ ही साथ जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य उसको पढ़ लेना। बस इतना ही करना है। तो बात करें मध्य प्रदेश की जनसंख्या में। मध्य प्रदेश की जनसंख्या का ऐसा टॉपिक है जो आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में भी आप लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, साक्षरता के साथ आपका ग्रामीण और शहरी प्रतिशत, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, कहाँ पे कितनी जनसंख्या है, कहाँ पे कितनी कम जनसंख्या, ये सब पढ़ना है। जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है लगभग वही डेटा पढ़ना है। बस टॉप 5 और लीस्ट 5 कर लीजिएगा, है ना। टॉप 5 और लीस्ट 5 यदि टाइम ना हो तो टॉप 3 और लीस्ट 3 तो आप कम से कम याद करके जाइएगा। परसेंटेज वाइज उतने क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। और जैसे SC ST हो गए तो SC ST की सिर्फ लिटरेसी रेट वगैरह पूछेंगी, कितनी संख्या ये पूछेंगी। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आगे कोई क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि बनेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, पढ़ने में टाइम लग जाएगा। और उसके बाद है चैप्टर 3, 4, 5 में शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्कीम्स। आपको स्कीम्स इनको आपको रटी होनी चाहिए। ये आ रहा है आज कुछ क्वेश्चन स्कीम आ रहा है तो स्कीम की एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। स्कीम होती है नाम पे आधारित। इसके बाद आपको ईयर याद कर लेने हैं और फिर आपको याद कर लेना कि जब नाम पे आधारित है तो अपने काम उसका काम उसके नाम जैसा होगा। इस तरीके से आपको शिक्षा और स्वास्थ्य में और कौशल विकास में आपको स्कीम्स तो याद कर ही लेनी है। स्कीम के साथ साथ जो काम गवर्नमेंट करी है उसको याद कर लेना है। और शिक्षा और स्वास्थ्य में जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है, तो शिक्षा की बात करें कितने ITI हैं, कितने स्कूल्स हैं, कितने IIT हैं, कितने एम्स हैं, और जो कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कितनी यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, कब स्टैब्लिश हुई, ये शिक्षा में याद करना है। मेरे हिसाब से आपने 1-2 बार पढ़ लिया होगा तो आपके लिए बहुत ईजी पड़ जाएगा। इस वीडियो में मैं उनके लिए बता रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने एक बार इस बुक को पढ़ा है या फिर आपने एक बार इकोनॉमी पहले कहीं पढ़ी है, इसलिए मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। स्वास्थ्य में भी सिर्फ आपको पहले स्कीम्स याद करना है, पहले ऑब्जेक्टिव लगाना है, फिर स्कीम पढ़ना है, फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ना है, फिर आपको जो कौन सा हॉस्पिटल कहाँ पर है आपको ये पढ़ना है। और स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत डेटा देख लेना कि मोर्टेलिटी रेट कितनी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट और जो मातृ मृत्यु दर, ये चीजें आप देख लेना। फिर बात करें SDG में मध्य प्रदेश की प्रगति चैप्टर 6 में। SDG कितने हैं, 17 SDG याद कर लो। उसमें MP की पोजीशन क्या है वो याद कर लो और SDG के लिए क्या प्रयास किए गए वो याद कर लो। जैसे मैं बात करें, एग्जाम्पल बता रहा है कि SDG 1 में आपकी शून्य गरीबी, तो शून्य गरीबी के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, गरीबी से बाहर निकालने के लिए कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है। ये तो शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य में आप पढ़ रहे होंगे। और शून्य भुखमरी के लिए जो SDG 2 है उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि अन्न बांटा जा रहा है फ्री में, सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। ये सब तो आपको मतलब आपने 1-2 बार पढ़ा है, स्कीम्स आपने पहले पढ़ी है शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य में। तो SDG में वही चीजें पढ़ना पड़ेगा आपको। तो एक तरीके से योजना का आपका दोबारा रिवीजन हो जाएगा, अच्छी बात है ना। तो बात करें चैप्टर 7, 8, 9, 10। चैप्टर 8, 7 में है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में स्टार्टिंग में जो आर्थिक परिदृश्य वो पढ़ लीजिएगा। 2 पेजेस में है समथिंग, 2 या 2.5 पेजेस में आप देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव लगा लीजिएगा, 2.5 पेज वो पढ़ लीजिएगा। MP किस्मत टॉप में वो पढ़ लीजिएगा। और साथ से ये पढ़ लीजिएगा कि एग्रीकल्चर जोन कौन कौन से हैं और कौन से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन कौन कौन से हैं, SEZ कौन कौन से, ये पढ़ लीजिएगा। फिर बात करें स्कीम्स, तो भाई ध्यान दीजिएगा, स्कीम्स आपको हर जगह पढ़ने, जितने भी चैप्टर्स हैं उनके स्कीम मिस मत करिएगा, क्योंकि स्कीम से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं इस बार। बात करें मध्य प्रदेश में उद्योग की, तो उद्योग का ये जो चैप्टर है आपका जियोग्राफी में भी है। और जब जियोग्राफी में है तो आपको उद्योगों की लोकेशन तो पता होगी, कहाँ पे कौन सा लोकेशन मिलता है। तो मैं ये सपोज करके चल रहा हूँ कि आपने ज्योग्राफी पढ़ ली है, और जब आपने MP की ज्योग्राफी पढ़ ली है तो उद्योग तो आप इजी तरीके से कवर कर सकते हैं, है ना। तो आपको चीजें पता होगी उद्योग में क्या पढ़ना है, कि उद्योग में MP के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे योजनाएं होगी, जो अपने युवा हैं युवाओं को किस प्रकार से इनकरेज किया जा रहा है, ये आपको पढ़ लेना है। और फिर बात करें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, तो छोटा चैप्टर है, ऑब्जेक्टिव लगा लेना। ऑब्जेक्टिव लगाने के बाद पूरा रीड मार लेना, समझ में आ जाएगा। फिर चैप्टर 10 में अधोसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है रोडवेज और एक है आपका रोडवेज मतलब हाईवेज और है एयरवेज, है ना। तो जो हाईवेज है आपका, उसमें आपको स्टेट के भी याद रखना है और नेशनल के भी याद रखना है। स्टार्टिंग के जो नेशनल है आपके टॉप 5 याद होने चाहिए और लीस्ट 3 याद होना चाहिए, और जो स्टेट उसमें भी टॉप 5 और लीस्ट 3 याद होने चाहिए। एयरवेज में आपको पूरे एयरवेज याद होने चाहिए, कि ज्यादा डेटा नहीं है, बहुत कम डेटा दिया, तो आपको पूरा एयरवेज याद होना चाहिए। और संचार पत्र पत्रिकाएं में जो बोल्ड लेटर्स में दिए गए बस उनको याद कर लेना। रेलवे लाइन भी दिए गई है, तो आप बस आपने मेरे हिसाब से ये पढ़ लिया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अब बात करें चैप्टर 11 की, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद, IPR, ठीक है।
ये जो चैप्टर्स हैं एक दिन में खत्म करने वाले चैप्टर्स हैं। आज जो इनको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। आज जो मध्य प्रदेश में जो स्टार्टिंग का डेटा है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड वो पढ़ना है। और जैसे चरैवेदी का सिद्धांत हो गया, इसके साथ साथ आत्मन हो गया, और बाकी जो 8 मिशन है 8 मिशन पढ़ लेना है। पंडित वन प्रोडक्ट में पहले आपको ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। पंडित वन प्रोडक्ट में आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है एमपी के परिप्रेक्ष्य में कि एमपी से रिलेटेड पढ़ना है। आईपीआर में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो है आपके लिए वो जीआई टैक्स है, इसलिए फिर ऑब्जेक्टिव लगा लेना। ऑब्जेक्टिव के बाद जीआई टैक्स पढ़ लेना। स्टार्टिंग में यदि आपको नहीं पता क्या होते हैं, ये किस लिए दिए जाते हैं, तो आप आईपीआर ही पढ़ लेना। इस तरीके से एमपी की इकोनॉमी आपके मैंने बता दिया क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है। स्कीम बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पहले ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा, फिर स्कीम पढ़िएगा, फिर अन्य महत्वपूर्ण तत्व पढ़िएगा, उसके बाद टेबल पढ़िएगा। आराम से आपको समझ में आ जाएगा, समझ विकसित हो जाएगी। फिर यदि आपको टाइम मिले तो आप क्या पढ़ लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा ई बुक पढ़ लीजिएगा। आपको दिन में सिर्फ 3 घंटे देना है, ज्यादा भी नहीं देना है। ऐसे मतलब 3 घंटे देंगे तो भाई 10 दिन में आराम से कवर हो जाएगी, है ना, यदि आपने कोई 1-2 बार रीड मारा है। अब बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां, चैप्टर 14 की। भाई बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, 3 पेजेस का है, आराम से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या बताना है, 15, 16, 17 की बात करें कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में, इसमें क्या करना है, इसमें आपको 2 चीजें अच्छे से पढ़ना है। एक ये पढ़ना है कि इंडिया की रैंक वर्ल्ड में किस में है, इंडिया की रैंक वर्ल्ड में फर्स्ट किस में है, और इंडिया में एमपी किस में फर्स्ट है। ये 2 चीजें आपको पढ़ना है। कृषि में आपको ये दो चीजों में ध्यान देना है। फिर आपको ध्यान देना है स्कीम्स में, स्कीम क्या है, उसके साथ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में ध्यान देना है। और फिर आपको ऑब्जेक्टिव लगा लेना है। तीनों की बात बता रहा हूँ, तीनों में ऐसा कर लीजिएगा। चैप्टर 18 वित्तीय संस्था, रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सेबी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनसे एक क्वेश्चन तो बिल्कुल बनेगा, तो एक काम करिएगा, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें एकदम एक्सप्लेन में डिटेल में दे दिया गया भाई कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, एसएलआर क्या है, सीआरआर क्या है, आपकी ये मान के चलिए जो मतलब मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, और साथ ही साथ जो समिति है, समिति कौन कौन सी है, समिति क्या है। तो पहले जब ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे, बैंक कौन कौन से हैं, नेशनलाइजेशन कब किया गया, कौन सा बैंक किसमें मिलेगा, सब दे दिया गया। तो पहले आप क्या करो, पहले लगा ऑब्जेक्टिव में पता चलेगा क्वेश्चन किस टाइप के आने हैं, उसके बाद ही आप काम करिएगा। भारत की विदेशी व्यापार की नीतियां, पहले ये याद होनी चाहिए कितनी विदेशी व्यापार की नीतियां आई हैं। इसके बाद जो लास्ट व्यापार की नीतियां थी, जो 2015 वाली थी, उसको पढ़ लेना अच्छे से, और जो करंट वाली है 2023 वाला, उसको तो अच्छे से पढ़ लेना, उससे मतलब आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो बात करें G20 सार्क आसियान की 2021-22, बहुत इजी चैप्टर्स है, आपको मैप से याद हो जाएंगे। सबसे पहले आप लगा लेना क्या, ऑब्जेक्टिव लगा लेना। ऑब्जेक्टिव के बाद टेबल पढ़ लेना, इतने में आपका कवर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इसके बाद भी क्वेश्चन आए। जहां तक यदि क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 10 में से इस बुक को पढ़ के आपके 8 क्वेश्चन तो 7-8 क्वेश्चन तो आराम से बन जाएंगे, क्योंकि ऐसा मैं एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, है ना। इसके बाद मैं आपको स्ट्रेटजी बता दे रहा हूँ कि हम इसको 25 दिन में कैसे कवर कर सकते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो ये जो स्ट्रेटजी की जो पीडीएफ है ना, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। व्हाट्सएप ग्रुप में जाइएगा, उसमें मैंने अपलोड कर दिया है, और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया है। पहले ही जो बुक है, इसकी एक रीडिंग हमें फिनिश करने हैं 10 दिन में टोटल। डे 1 में आपको पढ़ना चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। चैप्टर 1 में आपका मध्य प्रदेश आर्थिक परिदृश्य और जनसंख्या, ये आपको एक दिन में खत्म करना। ऑब्जेक्टिव एक दिन में पढ़ लेने हैं, लगाने नहीं है, पढ़ लेने हैं। और फिर टेबल पढ़ लेनी है, प्रोजेक्ट पढ़ लेना है। चैप्टर 2 में क्या पढ़ना है, 3, 4, 5 शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य। और डे 3 में क्या पढ़ना है, 6, 11, 12, 13। 6 में है आपका एसडीजी, 11, 12, 13 में आपके हो जाएंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और आपका आईपीआर। ये 4 चैप्टर पढ़ना है आपको डे 3 में। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, बहुत इजी चैप्टर है। पहले ऑब्जेक्टिव लगा लोगे, कुछ समझ में आ जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। डे 4 में पढ़ना है आपको चैप्टर 7, 8, 9, मतलब कृषि क्षेत्र, उद्योग और एमएसएमई। इससे मैंने बता दिया क्या क्या पढ़ना, तो उसको देख लीजिएगा स्टार्टिंग में। और डे 5 में आपको पढ़ना है चैप्टर 10 इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसका रिवीजन। बाकी आपको यदि कुछ टॉपिक छूटा है तो वो टॉपिक कवर कर लेना है, यदि पूरे हो गए तो रिवीजन कर लेना है। डे 6 में आपको रिवीजन करना है एमपी का, जो अभी तक आपने एमपी की इकोनॉमी पढ़ी, 6वें दिन रिवीजन करना है। यदि 6वें दिन रिवीजन नहीं कर पा रहे, कुछ टॉपिक छोड़े, तो 6वें दिन उसको भी कवर कर लेना। 7वें दिन हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे इंडिया है, इंडिया की इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी मैंने बता दिया क्या पढ़ना है। उससे हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां, G20 सार्क आसियान। पहले ऑब्जेक्टिव लगाना है, फिर इंपॉर्टेंट टेबल पढ़ना है। 3 घंटे में आराम से 4 चैप्टर कवर हो जाएंगे। डे 8 में पढ़ना है चैप्टर 15, 16, 17 कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। जिसमें मैंने आपको ये बता दिया क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है, कि इंडिया जिसमें फर्स्ट हो वो पढ़ना है, और एमपी जिसमें फर्स्ट हो वो पढ़ना है, और केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो योजना है वो पढ़ लेना है।
फिर आपका डे 18-19, 18वां चैप्टर वित्तीय संस्था बहुत बड़ा चैप्टर है ना। इस तरीके से कुछ नहीं, आपको पढ़ना है तो पढ़ते में समझ में जाएगा, इसलिए पहले ऑब्जेक्टिव लगा लेना और फिर ऑब्जेक्टिव समझ में जाए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। विदेशी व्यापार की नीतियां भी मैंने बता दी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। डे 10 में आपको ये जितने चैप्टर मैंने बताए आपको उसको पढ़ लेना है, उसका रिवीजन कर लेना। यदि आपको कुछ टॉपिक छूटे तो वो टॉपिक आप पहले कवर कर लेना। अब बात करें इस तरह की, हमने 10 दिन में पूरी रीड मान ली एक बार, और फिर हम बात करते हैं निर्माण यूनिट 6 की सेकंड रिवीजन की। तो डे 1 में आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 आपको एक बार रीड कर लेना ऑब्जेक्टिव के साथ। डे 1 में ये करना है। डे 2 में 7, 8, 9, 11, 12, 13 ये चैप्टर आपको एमपी के रीड कर लेना है। डे 3 में चैप्टर 10 रीड करना है और उसका रिवीजन कर लेना है। ठीक है, ये आपको रिवीजन करना है, या फिर कुछ यदि आपको छूट गया है तो वो कर लेना है। डे 4 में 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 ये चैप्टर्स आपको पढ़ लेने हैं। और डे 5 में चैप्टर 18, 19 ठीक है, उसका रिवीजन कर लेना है, कुछ छूटा तो वो कवर कर लेना है। इस तरह के सेकंड रिवीजन अगर 5 दिन का चलेगा, 5 दिन में ये कवर करना है। थर्ड रिवीजन भी अगर 5 दिन में चलेगा और 5 दिन में भी जो हमारी सेकंड दिन में जो डे 1 के जो टारगेट रहे थे है ना सेकंड रिवीजन के टाइम में, आपको उनको फॉलो करना है। और फोर्थ रिवीजन में क्या करना है, फोर्थ रिवीजन 3 दिन का चलेगा। डे 1 में एमपी पढ़ना है, डे 2 में इंडिया की इकोनॉमी पढ़ना है, डे 3 में रिवीजन करना है। और फिफ्थ रिवीजन में आपका डे 1 में पढ़ना है एमपी, डे 2 में पढ़ना इंडिया। बात करें 10 दिन में हमने एक बार रीड मारा, फिर हमने 5 दिन में दोबारा रीड मारा, टोटल 2 रिवीजन हो गए। और तीसरा हमने मारा कि 5 दिन फिर से हमने सेम स्ट्रेटजी फॉलो की थी सेकंड रिवीजन के जैसा, 3 बार हो गए। 3 दिन में हमने दोबारा एक बार कवर किया 23 दिन, और 2 दिन में हमने एक बार रीड मार लिया। इस तरीके से 25 दिन, मतलब 25 दिन में आपने टोटल 5 बार ये बुक को पढ़ लिया और आपने इंपॉर्टेंट डेटा पढ़ा है तो ये चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो मेरी बात मानिए, आप इस तरीके से पढ़िए, बहुत इजी पड़ेगी आपको। 2024 के लिए टारगेट करें तो उस हिसाब से पढ़ लीजिएगा, और ये आप 2025 के लिए भी टारगेट कर रहे हैं तो यही बुक लीजिएगा, क्योंकि इस बुक के अलावा आपको मार्केट में और अच्छा इतना ज्यादा नहीं मिलेगा जिसमें आपको संपूर्णता प्रदान की गई हो। वो और ऐसा सोर्स नहीं मिलेगा जिसमें संपूर्णता प्रदान की गई हो। सिनॉप्सिस नोट्स तो बहुत मिल जाते हैं मार्केट में। सिनॉप्सिस नोट्स उनके काम के लिए होते हैं जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जैसे हम लोग मैं भाई तारीफ नहीं कर रहा, लिटरली बता रहा हूँ। अब मैं इस बुक का सिनॉप्सिस नोट्स बहुत कम पेजेस में बना सकता हूँ, 333 समथिंग पेजेस हैं, तो उसके मैं सिनॉप्सिस नोट्स 70-80 पेज में फिनिश कर सकता हूँ। लेकिन वो सिनॉप्सिस नोट्स आपको समझ में नहीं आएंगे, तो सिनॉप्सिस नोट्स के पीछे मत भागिए, समझ के पीछे भागिए। शॉर्ट नोट्स के पीछे मत भागिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। और शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए पहले आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। देखिए, मैं वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा, ना मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलूंगा, ठीक है। बस मैं ये बोल रहा हूँ वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि जिसके पास भी यूनिट 6 निर्माण IAS है वो अच्छे से पढ़ सकें और 25 दिन में 5 बार रीड आउट कर सकें, और उनको इकोनॉमी से जो डर लग रहा है वो डर उनका खत्म हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि अभी तक आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां साथ में पढ़ेंगे। टेलीग्राम में सोर्स प्रोवाइड कर दूंगा, वो टेलीग्राम में सोर्स ले लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जिस भी वीडियो की यदि मतलब जिस भी बुक की यदि आप रिव्यू करना है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस बुक का रिव्यू कर दूंगा।